हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त सीए पुष्पक गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एक नई क्लास, लेकिन टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का पार्ट 2 लेके मैं आप लोगों के साथ आया हूं। लास्ट क्लास में हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार फटाफट से मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ 5 मिनट में या 5 से 7 मिनट में। फिर हम शुरू करते हैं आगे, आज हमें पढ़ना क्या है। चलो जी। क्या पढ़ लिया था हमने नेक्स्ट क्लास में, जरा पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई इस चैप्टर के अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, देखो कंपनी तो होना जरूरी है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो तो होना जरूरी ही है। साथ ही साथ इसमें लगेगा आरबीआई का एक्ट। अब अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो हमें लिखना पड़ेगा इसके साथ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997। अगर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के लिए हमें लिखना पड़ेगा आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997। उसमें बता रखा है कि एक कंपनी को कब हम क्या कहेंगे, एक कंपनी को कब हम एनबीएफसी का दर्जा देंगे। सो कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी होना चाहिए, पहली बात। तो एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगर है और प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी करना, उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करना। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, जो कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 50% होने चाहिए, मोर देन 50% होने चाहिए किसके, ऑफ टोटल एसेट्स। अच्छा अच्छा सर, टोटल एसेट्स नहीं नहीं नहीं, पूरी तो सुन लो, पूरा मेरी बात तो सुनो पहले। टोटल एसेट्स का मतलब यहाँ पे होता है नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। साथ ही साथ एक दूसरी कंडीशन कि इस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम, इस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम इज मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, साथ ही साथ कंपनी किस चीज का काम करती है, कंपनी काम करती है रिसीव करना डिपॉजिट्स, और उस रिसीव करे हुए डिपॉजिट्स को आगे क्या करना, लेंड करना इन एनी मैनर। अगर कंपनी ये काम करती है तो वो माना जाएगा कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रही है। अच्छा सर, एक बात बताओ, पूछो पूछो, आप मुझे ये बताओ कि भाई आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो क्या आप एनबीएफसी बन गए। सोचो सोचो कि अगर आपने ये दो कंडीशन फुलफिल कर ली, फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% ऑफ योर टोटल एसेट, नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, अगर आपने ये कर लिया तो क्या आप एनबीएफसी बन गए। नहीं नहीं, अरे अरे अरे, अभी कैसे बन गए। उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा एज पर आरबीआई एक्ट 1934। अब यही वो एक्ट है जो पूरे उसमें लगेगा। अब पूरे चैप्टर में आरबीआई एक्ट 1934 लगेगा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो कंपनी को जब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगी तो उसके बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम आरबीआई। साथ ही साथ कंपनी को नेट ओन्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी को नेट ओन्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितनी है, जो है रुपीज 10 करोड़। पहले कितनी थी, रुपीज 2 करोड़। अब कितनी है, 10 करोड़ रुपीज। लेकिन 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 ये 2 करोड़ वाली लिमिट भी अभी भी है कुछ कंपनीज के लिए। किन कंपनीज के लिए, पी टू पी, जो पीयर टू पीएल लेंडिंग में है, अकाउंट्स एग्रीगेटर, ए टू ए। साथ ही साथ ऐसी एनबीएफसी या ऐसी कंपनी जो फंड्स रिसीव नहीं करती, नॉट रिसीविंग फंड्स, और कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है। अरे सर एक बात बताओ, ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा था। सोचो सोचो सोचो, ये हमने कहाँ पढ़ा था। यही तीनों कंपनी प्लस इसके साथ दो प्लस एक, एक क्यों अलग से बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का आती बेस में भी और मिडल में भी। ये हमने पढ़ा था, ये हमेशा कैटेगराइजेशन में, एनबीएफसी कैटेगराइजेशन में कहाँ आएंगी, आएंगी हमेशा बेस लेयर में। तो नेट ऑन फंड्स की रिक्वायरमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है सर, अच्छा किया आपने हमें ये बता दिया।
फिर कुछ टाइप्स ऑफ हमने कंपनी पढ़ ली थी, कुछ टाइप ऑफ हमने क्या पढ़ी थी, कंपनीज पढ़ी थी, कुछ टाइप ऑफ एनबीएफसी का क्राइटेरिया था, जिसमें क्या था, एक होती है ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक ऐसी एनबीएफसी तो जो डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज होती है, एक ऐसी तो नॉन डिपॉजिट लेकिन वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट भी हो सकती है और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी एनबीएफसी जिनका टाइप क्या है, आईसीसी, आईसीसी हो गया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एक हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, एक होता है सिस्टमिकली, सिस्टमैटिकली नहीं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा किसको देंगे, सीआईसी का दर्जा किसे देंगे, हम देंगे जिसका एसेट साइज, जिसका क्या, एसेट साइज इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज, जिसका एसेट साइज इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज होएगा ना, उसको हम हमेशा दर्जा देंगे किस चीज का, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात याद आई आपको, इधर हो जाओ, पास में। अब देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, देखो किसी को बताना मत, मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूँ, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ थी, कहाँ थी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटेगराइजेशन में कहाँ थी, फटाफट से बता दो। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटेगराइजेशन में कभी भी, इवन द टॉप एसेट साइज में भी, टॉप 10 एसेट साइज में भी आ रही है, लेकिन फिर भी ये कभी भी अपर लेयर में नहीं है, हमेशा एक आएगी मिडिल लेयर में। ठीक है, अब आपने जाके दोस्तों को बता दो। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एक बेस लेयर सिस्टम, हमने क्या पढ़ा था, एक बेस लेयर सिस्टम, एक होती है टॉप लेयर, एक होती है अपर लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और एक होती है बेस लेयर। इसमें सबसे आसान कौन सा था, फटाफट से मुझे बताना जरा, सबसे आसान कौन सा था, सबसे आसान था हमारा इसके अंदर ये वाला, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, सबसे आसान था हमारे पास इसके अंदर टॉप लेयर वाला, क्योंकि टॉप लेयर हमेशा क्या रहती है, जनरली हमें टॉप लेयर रहती है एम्प्टी, जनरली टॉप लेयर क्या रहती है एम्प्टी, लेकिन अपर लेयर की अगर किन्हीं कंपनीज में, अपर लेयर की कोई कंपनीज में आरबीआई को लगता है, किसको लगता है, आरबीआई को लगता है कि सिस्टमैटिक पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क अगर बढ़ रहा है, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क अगर बढ़ रहा है, तो भाई उसको बोलो यहां से नहीं, अब अपर लेयर से नहीं, अब तुम चले जाओ टॉप लेयर, तो उसको वहां कहां से, टॉप लेयर से, अपर लेयर से कहां डाल देता है, टॉप लेयर में डाल देता है। ये हो गई टॉप लेयर की कहानी खत्म। अपर लेयर, अपर लेयर में कहता है कि बेस्ड ऑन द एसेट साइज, बेस्ड ऑन द एसेट साइज ऑफ एनबीएफसी, टॉप 10 एनबीएफसी कहां रहेंगे, टॉप 10 एनबीएफसी की दर्जा कहां पे, टॉप 10 एनबीएफसी की सीट हमने कहां लगा रखी है, हमने लगा रखी है अपर लेयर, कहां लगा रखी है, हमने लगा रखी है अपर लेयर। लेकिन लेकिन कुछ एनबीएफसी को हमने बोल रखा भाई आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम आपको यहाँ लाएंगे ही नहीं। कौन कौन सी ऐसी एनबीएफसी, एक का नाम हमने पढ़ा था एसपीडी, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसपीडी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। एक हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स आईडीएफ, एक हमने पढ़ा था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी, एक हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी, क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी हमने पढ़ा था। ये वाली कंपनीज कभी भी, ये वाली कंपनी चाहे कुछ हो जाए, ये वाली कंपनीज कभी भी अपर लेयर में नहीं आएंगी, हमेशा कहाँ आएंगी मिडिल लेयर में। और लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कहाँ आ सकती है, गवर्नमेंट कंपनी आ सकती है आपकी बेस लेयर में भी, कहाँ आ सकती है, बेस लेयर में भी। चलो जी ये भी हो गया, अब बेस लेयर पढ़ लेते हैं, बेस लेयर क्या कहता है, इसके अंदर हमेशा आती है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज, सब्जेक्ट टू उनका एसेट साइज कितना होना चाहिए, एसेट साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 1000 करोड़, क्या होना चाहिए, उनका एसेट साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 1000 करोड़ अगर उनका एसेट साइज है, तो क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि वो कहाँ आएंगी, वो बेस लेयर में आएंगी। साथ ही साथ पी टू पी यहीं आती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आती है, जल्दी जल्दी बताओ, ए टू ए भी यहीं आती है। ऐसी कंपनी जो क्या एक्सेप्ट नहीं करती डिपॉजिट्स, जिसका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी यहीं पे आती है। एक और आती है, जल्दी बता दो, एक और आती है नॉन ऑपरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, एफएचसी, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी भी यहीं आती है।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो यहाँ आती है मिडिल लेयर में, और बाकी बची हुई सारी कंपनीज कहाँ जाएंगी, मिडिल लेयर में। आसान, देखो रिवाइज भी करा दिया मैंने आपको। और जो एक फटाफट से एक बार नोट से देख लेते हैं हमने पढ़ लिया था क्या, एक बार फटाफट से नोट से देखो। डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी, डेफिनेशन मैंने आपको कवर करा दी, डन है। इसके बाद ये भी बता दी मैंने आपको, फाइनेंशियल एसेट, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट वाला टेस्ट बता दिया। रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने बता दिया नेट ओन फंड्स की कंडीशन जो कितनी है, 10 करोड़ रुपीज है। पहले कितनी थी, पहले 2 करोड़ रुपीज थी, लेकिन अब 10 करोड़ है। लेकिन कुछ कंपनी P2P A2A और ऐसी कंपनी जो पब्लिक फंड्स नहीं लेती, जो बेस लेयर वाली कंपनी होती है, इनके लिए भी 2 करोड़ है। फिर टाइप ऑफ एनबीएफसी क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और अदरवाइज डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, इस बेसिस पे बांटते हैं। फिर कुछ कंपनी जैसे आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, फिर आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी। फिर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक बाइफर्केशन था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फैक्टर, एक नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, हमेशा कहाँ की आती है, हमेशा आपकी बेस लेयर में। ये कहाँ आती है, बेस लेयर में आती है। फिर एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन आ गई थी, डेट क्या थी, 22 अक्टूबर 2021 विद ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको डेट याद हो रही हो तो करना, वरना मत करना। फिर एक रिक्वायरमेंट बना दी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर वाली, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर बेस्ड ऑन द, अब यहाँ पे बाइफर्केशन किस बेसिस पे होता है, यहाँ पे बाइफर्केशन साइज के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे और परसीव्ड रिस्कीनेस के बेसिस पे। परसीव्ड रिस्कीनेस के बेसिस पे टॉप और अपर लेयर डिसाइड होती है। ज्यादा पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाएगा तो अपर लेयर से उठा के टॉप लेयर में शिफ्ट कर देंगे। एक्टिविटी मतलब डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग हमेशा अपर लेयर में आएगी, मिडिल लेयर में आएगी, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग हमेशा कितना आएगी, हमेशा आएगी आपकी बेस लेयर। सब्जेक्ट टू एसेट साइज 1000 करोड़, टॉप 10 एसेट साइज 1000 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ से नीचे। तो देखो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाएगा तो अपर लेयर से उठा के टॉप लेयर में डाल देंगे। टॉप 10 एनबीएफसी इन सम ऑफ एसेट साइज हमेशा अपर लेयर में रहेंगे रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर फैक्टर। फिर आपके एक्सेप्ट, यहाँ पे एनबीएफसी सारी कौन कौन सी आएंगी, एक्सेप्ट एसपीडी स्टैंड अलोन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, गवर्नमेंट एनबीएफसी, हमेशा आएंगी आपकी मिडिल लेयर में आएंगी। देखो ये हो गया। अब पहले बेस लेयर कर लेते हैं। बेस लेयर में क्या था, आपकी डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है एनबीएफसी जिनका एसेट साइज कितना है, लेस देन 1000 करोड़ रुपीज है। साथ साथ P2P अकाउंट्स एग्रीगेटर A2A, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी FHC, और कंपनी ऐसी जो अवेल नहीं करती पब्लिक फंड्स और नो कस्टमर इंटरफेरेंस। इसके अलावा बाकी सारी कहाँ पे, आंख बंद करके डाल देना मिडिल लेयर में। अच्छा, इसमें साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी भी कहाँ आती है, यहीं आती है। गवर्नमेंट कंपनी भी कहाँ आती है, यहीं आती है। अच्छा, इसके साथ साथ कल हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था बैंक और एनबीएफसी के बीच में, इतना ज्यादा याद नहीं करना लेकिन पढ़ लो। एक क्या पढ़ा था हमने कि बैंक तो हमेशा डिपॉजिट एक्सेप्टिंग ही होंगे, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग भी हो सकता है। एक ये पढ़ा था। बैंक के पास एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, जैसे चेक इशू करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए, लेकिन एनबीएफसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर बैंक क्या करता है, अपने डिपॉजिट्स को एक इंश्योरेंस देता है, जिसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से वो एक इंश्योरेंस करा देता है अपना, डीआईसीजीसी से। लेकिन एनबीएफसी के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। साथ ही साथ बैंक पे एक रेगुलेशन लगती है कि गाइडलाइन है, एक रिक्वायरमेंट, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्या कि उसको प्रायोरिटी सेक्टर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट का उसको पैसा जमा करना है, लेकिन एनबीएफसी के साथ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रिवाइज हमने कर लिया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो पहले जाके लाइक करो। देखो मैंने रिवाइज करा है इतने छोटे से टाइम में, मैंने आपको पूरी 1 घंटे की क्लास कल वाली रिवाइज कराई है। तो जाके लाइक करो और कमेंट करो हाँ कि भैया समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो पढ़ा दूं फिर आगे, शुरू करूं। चलो, सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम पढ़ने वाले हैं प्रूडेंशियल। अब प्रूडेंशियल नॉर्म ना, जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिट प्रोसीजर के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लाई कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। तो देखो, एक होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतना कैपिटल होना होना चाहिए, एक कैपिटल रेशियो है। तो क्या है वो रेशियो और किस चीज का रेशियो, हमें ये पढ़ना है। तो देखो, एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रेगुलेशन 2016, डायरेक्शन 2000, ये क्या है, ये एक है डायरेक्शन।
क्या है ये क्या है, ये है एक डायरेक्शन। क्या है ये डायरेक्शन है। एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016। क्या कहता है कि हर कंपनी को, हर एनबीएफसी को ना, शेल मेंटेन अ मिनिमम, क्या कहता है ये, एवरी एनबीएफसी शेल मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विच शेल नॉट बी लेस देन, जो रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले ना, परसेंटेजेस जो है, ये देखो मैंने लिखी हुई है, मैंने ना एक साथ लिख दी। ये जो परसेंटेजेस है ना, मिनिमम इतना फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये परसेंटेजेस किसकी हैं और ये परसेंटेजेस किस किसके लिए है, अलग अलग वो पढ़ेंगे। तो किसकी है परसेंटेज, ये आपकी परसेंटेजेस है। देखो, आपकी बैलेंस शीट में ना कुछ आइटम्स होते हैं ऑन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में सीधा सीधा शो हो रहे होते हैं, कुछ बैलेंस शीट में सीधा सीधा शो हो रहे होते हैं, प्लस कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होंगे। क्या होंगे, कुछ होंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। क्या होंगे, कुछ होंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो इन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का तो वेटेड रिस्क एडजस्टमेंट वैल्यू, रिस्क एडजस्टमेंट वैल्यू, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का रिस्क एडजस्टमेंट वैल्यू प्लस ऑन बैलेंस शीट आइटम का वेटेड रिस्क के बेसिस पे ना, ऑन बैलेंस शीट आइटम का वेटेड रिस्क को एग्रीगेट कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम और एग्रीगेट रिस्क वेटेड आइटम ऑन बैलेंस शीट, जो भी होगा इसका टोटल करके ना उसका परसेंटेज निकालना है। आपका कैपिटल इतनी मेंटेन होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल रेशियो, मिनिमम कैपिटल इतनी तो होनी होनी चाहिए आपकी। क्या है वो, अगर आपकी कंपनी है गोल्ड लोन वाली, आपकी एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी एनबीएफसी है जो गोल्ड लोन वाली है टीयर वन कैपिटल की, तो आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कम से कम 12% तो आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कौन सी एनबीएफसी, आपकी एनबीएफसी है गोल्ड लोन वाली, ठीक है। चलो, अगर आपकी एनबीएफसी है अदर देन, आपकी एनबीएफसी अदर देन म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, अगर आपकी एनबीएफसी इज अदर देन म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स टायर वन कैपिटल वाली, तो आपको मिनिमम 10% करना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी सारी एनबीएफसी को 15% करना पड़ेगा। ये क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये किसका करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एग्रीगेट ऑफ रिस्क वेटेड आइटम ऑन बैलेंस शीट वाले प्लस रिस्क एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं है, जो फेस पे नहीं दिख रहे हैं बैलेंस शीट के। ऑफ बैलेंस शीट आइटम का रिस्क वेटेज, रिस्क एडजस्टमेंट वैल्यू प्लस ऑन बैलेंस शीट आइटम का रिस्क वेटेड वैल्यू का एग्रीगेट का 10%, 12%, 15% मिनिमम इतना मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब आता है इनकम रिकॉग्निशन में, बहुत छोटा सा चीज है कि एक एनबीएफसी अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करेगी। क्या करेगी, एक एनबीएफसी अपनी इनकम को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कैसे करेगी, तो बता देते हैं। देखो, एनबी आरबीआई कहता है कि जैसे जैसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ना, बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने अडॉप्ट कर रखे हैं, एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, जो भी आप फॉलो करते हो, उसी बेसिस पे आप अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कब बढ़ जाएगी, हमारी प्रॉब्लम एकदम से बन जाएगी कब, जैसे ही एनपीए की पिक्चर में एंट्री हो जाएगी। जैसे कि हो जाएगी एनपीए की पिक्चर में एंट्री हो जाएगी, वैसे ही हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अच्छा, क्यों सर, ये कहता है कि आरबीआई कहता है कि एक एनबीएफसी को जो भी एनपीए से होने वाली इनकम है ना, जो भी कहे एनपीए से होने वाली इनकम, एनपीए से होने वाली सारी इनकम को आप रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। मतलब सर, अरे बहुत आसान सा मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइटम है, एक फाइनेंशियल आइटम है, क्या है, फाइनेंशियल आइटम है। इससे आपको इनकम आने वाली थी, इससे आपको 10 करोड़ रुपीज का आपको पता था इंटरेस्ट, आपने लोन दिया हुआ है, आपको 10 लाख रुपीज की से आने वाली है इनकम। लेकिन अभी थोड़ी, आप आज 31 3 को खड़े हो, आपको इनकम आने वाली है इससे 10 लाख रुपीज की। तो आप, अभी इनकम तो आएगी अप्रैल के मंथ में, आप 31 को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दोगे ना, इसका कुछ पोर्शन आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दोगे। रिसीव आपने बाद में करनी है, लेकिन एक्रूअल फॉलो कर रहे हो तो आप एक्रूअल बेसिस पे इसको क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, एज अ इनकम अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा दोगे। तो ये हो जाएगा गलत। एनपीए के लिए कहता है कि जब ये 10 लाख रुपए एक्चुअल में मिलेगा ना, व्हेन इट विल गोइंग टू एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी, इसे तभी रिकॉर्ड करना, वरना रिकॉर्ड मत करना। सर बोलो भाई बोलो। अरे सर एक बात बताओ,
अगर किसी एनपीए की हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली, फॉर एग्जांपल मान लो हमने एनपीए की इनकम रिकॉर्ड कर ली, हमें नहीं पता था एनपीए हो जाएगा, हमने इनकम एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जब अप्रैल में उसकी देने की बारी आई ना, वो एनपीए घोषित हो गया उस दिन। उस दिन पता चला अरे यार इससे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी आज के बाद कभी कोई। अब हम क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आरबीआई ने देखो इसका भी सॉल्यूशन, आरबीआई ने अपने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। क्या कहता है आरबीआई इसमें? आरबीआई कहता है कि अगर ऐसे कहीं भी हुआ कि आपने उसको इनिशियली अभी एनपीए नहीं था और आपने इनकम को एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हुए रिकॉर्ड कर दिया, बाद में पता चला कि वो एनपीए हो गया, तो ऐसी वाली इनकम को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। और केवल तभी रिकॉर्ड करना जब एक्चुअली रियलाइज हो जाएगी, व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो देखो यहाँ पे यही कहता है, मैंने सब लिखा हुआ है आपके लिए। इनकम रिकॉग्निशन शैल बी बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी आपका अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा ना, उसी बेसिस पे आप अपनी इनकम को क्या करो, रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, लेकिन अगर इनकम रिलेटेड टू क्या है, इनकम इज रिलेटेड टू योर एनपीए, तो आप उसको करो रियलाइजेशन पे रिकॉर्ड। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम एनपीए आपने इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया एक्रूअल बेसिस पे, बट लेकिन वो बाद में पता चला कि वो तो एनपीए था, तो इनकम रिकॉग्नाइज बट नॉट रियलाइज्ड, तो नीड टू रिवर्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये हो गया इनकम रिकॉग्निशन से। अब आप पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो एसेट क्लासिफिकेशन। आपको कुछ पॉकेट्स बना के दे दी जाएंगी, आपके पास 4 पॉकेट्स है। आपको उन 4 पॉकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सारे फाइनेंशियल एसेट्स को। एसेट क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं एसेट क्लासिफिकेशन। तो कैसे कैसे बांटना है सर, फटाफट से बता दो। तो देखो बांटने का तरीका क्या है, 4 पॉकेट्स बना रखी है। 4 पॉकेट्स का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड, एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल और एक लॉस एसेट। क्या क्या? एक स्टैंडर्ड, एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल, एक लॉस एसेट्स। अच्छा ठीक है, तो क्या होती है ये? तो ये होती है, देखो आप ये मानो हर फाइनेंशियल एसेट की में ना कुछ रिस्क तो होता ही है। तो जो पहले ना हम ऐसे पढ़ लेते हैं, पहले ना नीचे की चीज पढ़ते हैं, फिर ऑटोमेटिकली इनसे जो बचेगा ना, वो सब कहाँ आ जाएगा, वो सब आ जाएगा आपका सब स्टैंडर्ड। वो कहाँ आ जाएगा, वो सब आपका ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड में, सॉरी। तो क्या कहता है, एक एनएसआई का मतलब हुआ आपका नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट मतलब वो आपका एनएसआई का। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख लेना। और एसएस का मतलब हुआ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। नहीं सॉरी, ये एसएस का मतलब है यहाँ पे सब स्टैंडर्ड। इस एसएस का मतलब हुआ सब स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, ये यहाँ पे कहता है कि सब स्टैंडर्ड में ना, क्या कहता है, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट अगर है, तो उसे एनपीए हुए अगर मोर देन 18 महीने नहीं हुए, क्या लेस देन और 18 मंथ्स है अगर अभी, एनपीए को सब स्टैंडर्ड हुए नॉन नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए, तो उसे हम डालेंगे सब स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के अलावा वाले एसेट्स एनपीए अगर 12 महीने तक हैं, तो उनको डालेंगे कहां पे हम, सब स्टैंडर्ड में। लेकिन जैसे ही 12 महीने और 12 महीने से ज्यादा हो गए ना, एकदम उन्हें डाउटफुल में पुट कर देंगे। एकदम कहां पुट कर देंगे, एकदम हम उन्हें कहां डाल देंगे, उन्हें डाल देंगे हम डाउटफुल में। तो ये क्या कहना चाहता है, सब स्टैंडर्ड में कब तक रखेंगे, सब स्टैंडर्ड में नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के केस में अगर कोई एनपीए हुए किसी पर्टिकुलर एनपीए को अभी 18 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं, 18 महीने तक है, तो उसे सब स्टैंडर्ड रखेंगे। लेकिन अदर केस में, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है बाकी सारे केसेस में, हम 12 महीने का वेट करते हैं। जैसे ही 12 महीने बीते, वैसे ही हम उन्हें कहाँ डाल देंगे, डाउटफुल में डाल देंगे। अच्छा, तो लॉस एसेट्स में कब डालेंगे सर? लॉस एसेट्स में क्या डालेंगे, लॉस एसेट में हम कब डालते हैं, लॉस एसेट में हम डालते हैं जब भी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर को ये पता चलता है, ये ना यहाँ पे लिख लेना आप अपने नोट्स में, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन। 3 लोग हो गए, 1 2 3। अगर आपके इंटरनल ऑडिटर
एक्सटर्नल ऑडिटर या इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई अब हमें नहीं लगता कि ये पैसा दे पाएगा, अब हमें नहीं लगता कि रिकवरी हो पाएगी, तो वैसे ही आप एनपीए को कहाँ डिक्लेयर कर दोगे? आप कर दोगे लॉस एसेट में डिक्लेयर। कहाँ कर दोगे? लॉस एसेट में। आप उसको कहाँ कर दोगे? डिस्क्लोज कर दोगे, आप उसको एज अ लॉस एसेट में क्लासीफाई करके रख दोगे। ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज बताता हूँ, इसके अलावा जितने भी एनपीए होंगे या कुछ भी होगा, एनपीए नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, नहीं हुआ, अगर एनपीए कभी नहीं हुआ तो वो कहाँ रहेगा? वो हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड में। एनपीए होते ही उसका क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड, डॉल्फोर्ड और लॉस एसेट में हो जाएगा। कोई भी एनपीए का क्लासिफिकेशन, कभी भी कोई भी एनपीए आपका स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। कोई भी एनपीए आपका कहाँ नहीं आएगा? कोई भी एनपीए कभी भी आपका स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, या तो वो आएगा सब स्टैंडर्ड में या डॉटफुल में या लॉस एसेट में। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर एक और चीज आती है, एक और चीज क्या आती है? एक और चीज आती है एसेट क्लासिफिकेशन की प्रोविजनिंग। क्या आती है? एसेट क्लासिफिकेशन की प्रोविजनिंग। देखो क्या कहता है एसेट क्लासिफिकेशन की प्रोविजनिंग। एसेट क्लासिफिकेशन की प्रोविजनिंग क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई है लॉस एसेट, अगर क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज है आपकी लॉस एसेट, तो 100% प्रोविजन बनाओगे आप उसका। क्या बनाओगे? आप उसका बनाओगे 100% प्रोविजन, 100% प्रोविजन बनेगा उसका। तो लॉस एसेट के केस में बनेगा 100% प्रोविजन। डॉटफुल के केस में बनेगा अगर वो अनसिक्योर्ड है। क्या है? अगर वो है अनसिक्योर्ड तो 100%, अगर वो है सिक्योर्ड तो 3 क्राइटेरिया में बांट दिया। फर्स्ट ईयर तक, पहले से तीसरे साल तक, और मोर देन 3 ईयर तक। फर्स्ट ईयर तक, पहले साल के बाद तीसरे साल तक, और तीसरे साल के बाद 20, 30, 50। अब लिख लेना, यहाँ पे 20 to 50% लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप लिख लेना कि फर्स्ट ईयर तक 20, फर्स्ट से 3 ईयर के बीच में 30, और फर्स्ट टू 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद 50%। सब स्टैंडर्ड के केस में कितना होगा? सब स्टैंडर्ड के केस में होता है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन। और स्टैंडर्ड के केस में देखो, रिस्क तो यहाँ पे भी है, तो थोड़ी तो प्रोविजनिंग करके रख लो। क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप हो ऑल एनबीएफसी एमएफआई एंड फैक्टर्स विच एसेट साइज इज लेस देन 500 करोड़, तो आप अपना 2.5% बनाओ। और अगर आप इनके अलावा हो, ग्रेटर देन 500 करोड़ हो, तो 40% बनाओ। तो क्या बनाओ? 40%, 0.40%, 0.40%। किस केस में बनाओ? 0.25%। ठीक है जी। चलो, हमने ये भी पढ़ लिया। तो क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ा प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रूडेंशियल नॉर्म्स में हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी एनबीएफसी है ना, कोई भी तो एनबीएफसी, तो उस पर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट या नॉन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 आरबीआई की लगती है। वो क्या कहती है कि हर एनबीएफसी को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की मिनिमम कैपिटल रेशियो बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 10, 12, 15। 10 किसके लिए? एनबीएफसी अदर देन म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी के अलावा आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड लोन, आप मुथूट फाइनेंस हो, तो आपको 12% कम से कम 12%। इसके अलावा बाकी सबके लिए 10-15%। किस चीज का ये परसेंटेज है? ये परसेंटेज है आपका एग्रीगेट ऑफ रिस्क वेटेड आइटम ऑन बैलेंस शीट प्लस रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का एग्रीगेट का आपको इतना इतना परसेंट मिनिमम बनाना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल रेशियो है। इसके बाद आता है आपका इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन के लिए क्या कहता है? इनकम रिकॉग्निशन के लिए कहता है कि भाई जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, जो फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग इनकम रिकॉग्नाइज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम कब है? जब एनपीए हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा? जब एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए से रिलेटेड वाली इनकम को हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे करो। अगर किसी इनकम को आप ऑलरेडी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर चुके हो और वो एनपीए हो गया, फर्स्ट टाइम एनपीए हुआ है, तो उसका क्या कर दो? आप कर दो उसका रिवर्सल। क्या कर दो? आप उसका रिवर्सल कर दो। एसेट क्लासिफिकेशन में क्या कहता है? अगर कोई एनपीए नहीं हुआ अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, उसे स्टैंडर्ड में डालो। एनपीए हुआ और अभी 12 महीने नहीं बीते हैं, 12 महीने तक ही है, और सिस्टमिक नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब स्टैंडर्ड डालो। 12 महीने बीतते ही डॉटफुल में डाल देना। और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए 18 महीने देखते हैं, 12 महीने की जगह। चलो, इतना भी हो गया। लॉस एसेट कब होगा? जब भी हमारे इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर ने बोल दिया, ये इंस्पेक्शन ऑफिसर ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एसेट से मुझे तो रिकवरी लगती नहीं भैया, अब ये तो पैसा नहीं देगा, या जो इसने सिक्योरिटी दी हुई थी हमें, उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो गई,
उसने तो रिलायंस कैपिटल के शेयर हमें सिक्योरिटी बेसिस पे दिए थे, वो तो आईबीसी में चली गई। अब तो पैसा नहीं मिल सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसे लॉस एसेट बना दे। अच्छा, लॉस एसेट पे प्रोविजनिंग कितनी है फटाफट से बता दूं। लॉस एसेट पे आपको प्रोविजनिंग कितनी करनी है फटाफट से बताओ मुझे। कितनी करनी है आपको लॉस एसेट पे प्रोविजनिंग? कितनी करनी है आपको लॉस एसेट पे प्रोविजनिंग? आपको करनी है लॉस एसेट पे 100% की प्रोविजनिंग। डॉटफुल में आपको कितनी करनी है? अगर सिक्योर्ड है तो आपको तीन क्राइटेरिया, 20, 30, 50। सिक्योर्ड में 20, 30, 50 कैसे? पहले साल तक, डॉटफुल के पहले साल तक आपको कितना रखना है उसे? 20%। डॉटफुल के पहले से तीसरे साल तक 30%, और 3 साल के बाद अगर हो गया, अभी भी डाउटफुल है, अभी भी पैसा नहीं आ रहा, तो 50%। और अनसिक्योर्ड 100%। सब स्टैंडर्ड में 10%, और स्टैंडर्ड में भी है 0.25% और 0.40%। चलो जी, लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक और उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं आपकी क्लास। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान कहाँ है आपका? अरे यार, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको और आप पता नहीं कहाँ पे इंतजार कर रहे हो मेरा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, अगर हमें एनबीएफसी का ऑडिट करना है तो हमें कैसे करना है? क्या करना है हमें? अगर एनबीएफसी का ऑडिट करना है तो हम ऑडिट कैसे करेंगे? चलो जी, ये पढ़ते हैं फिर। सो अब इसके अंदर हमें क्या, आज हमें, अब हम मेन जो आज का टॉपिक का डिस्कशन है वो है हमारा ऑडिट प्रोसीजर। हमें ऑडिट प्रोसीजर पढ़ना है। ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताओ, कभी भी जब मैंने आपको पीएसयू पढ़ाया था, या कभी भी अगर हम किसी कंपनी का, अगर हम किसी एंटिटी का, कुछ भी का अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले ऑडिट करने से पहले क्या है ये बताओ। एक इनिशियल लेवल पे ऑडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो सोचो सोचो। एस से 300 इस पे 315 भी यही कहता है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इट्स इंटरनल कंट्रोल। 315 का तो नाम ही यही है। 300 कहता है प्लानिंग करो। तो सबसे पहले जब भी आप किसी ऑडिट को कंडक्ट करना चाहते हो ना, तो आप करते हो प्लानिंग, आप करते हो अंडरस्टैंडिंग लेते हो उस एंटिटी की, जिसका आप एंटिटी का आप ऑडिट करने वाले, वेदर इट इज अ कंपनी, वेदर इट इज अ नॉन कॉर्पोरेट, वेदर इट इज एनबीएफसी, वेदर इट इज अ बैंक। आप क्या लेते हो? आप उस पर्टिकुलर एंटिटी का क्या लेते हो? आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उसका बिजनेस समझते हो। सो यहाँ पे भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे? पहले पॉइंट में कहता है कि आपको क्या करना है। पहले पॉइंट में कहता है आपको करना है असरटेन। क्या करना है आपको? आपको करना है असरटेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। आपको समझना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। ये पता करने का तरीका क्या है? ये पता करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कंपनी के पढ़ लो एमओए, एओए एंड बिजनेस पॉलिसीज। एमओए से ऑब्जेक्ट क्लॉज पता चल जाता है, एओ से किस तरीके से कुछ रेगुलेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखी वो है। बिजनेस पॉलिसीज क्या है, इससे पता चल जाएगा आपको। साथ ही साथ आप मिनट्स पढ़ लो। मिनट्स में डिस्कशन होता है ना, बोर्ड्स का मिनट में डिस्कशन होता है कि हम ये पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम इस तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो आप मिनट्स पढ़ लो। साथ ही साथ आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होल्ड कर लो और जानो कि उनके स्ट्रैटेजीज क्या है, उनकी बिजनेस प्लान्स क्या है फ्यूचर में आने वाले, वो बिजनेस को लेके कैसे जाना चाहते हैं, वो बिजनेस को कैसे लेके जाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना चाहता है कस्टमर्स को, अपने डिपॉजिट्स को, अपने लेंडर्स को, जिसकी वजह से और बिजनेस आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो, यू हैव टू रीड एमओए, एओए और बिजनेस पॉलिसीज। साथ ही साथ आपको रीड करनी है मिनट्स ऑफ द बिजनेस मीटिंग एंड होल्ड डिस्कशन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या पता करने के लिए?
एमओए एओए और बिजनेस पॉलिसीज क्या पता करने के लिए आप पढ़ोगे, आप पढ़ने करोगे कि कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी क्या टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज इन, टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज इन, आपको ये पता करने के लिए आप एमओए एओए और बिजनेस पॉलिसीज पढ़ोगे। साथ ही साथ आप मिनट्स रीड करोगे और क्या बोलते हैं, आप होल डिस्कशन करोगे विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या जानने के लिए उनके कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है, उनके कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है, और ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिले कंपनी के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको ब्रॉडर पिक्चर मिले, ताकि आपको ब्रॉडर पिक्चर मिले कि कंपनी अच्छा ये बिजनेस करती है, इस बिजनेस में है कंपनी। ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे मीटिंग्स डिस्कस, उनके मिनट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनसे होल्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से। ठीक है, चलो असरटेन कर लिया हमने बिजनेस का। अब 315 कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो इंटरनल कंट्रोल समझते हैं अब एक बार बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी का, सो फॉर एग्जांपल एनबीएफसी को अब डाउटफुल चीजें लगने लग गई कि मैं अपने लेंडर से पैसा रिकवर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एनबीएफसी पे ये डाउटफुल चीज आ गई, एनबीएफसी को अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने उससे डेटर से, अपने डिपॉजिटर से, अपने लेंडर से पैसा रिकवर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो और एनबीएफसी ना प्रॉपर, एनबीएफसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन मेरा एनपीए है या नहीं है, ना एनपीए रिकवरी मेथड लगा पा रही है ढंग से, एनपीए एनबीएफसी रिकवरी नहीं कर पा रही चीजों को ढंग से। तो इस सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि आपको लगता है एनबीएफसी जो है उसके इंटरनल कंट्रोल्स एफिशिएंट है, इफेक्टिव है? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, जल्दी जाओ और कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या आपको इस सिचुएशन में लगता है कि इस पर्टिकुलर एनबीएफसी के इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। चलो बताना, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, हमें ये चेक करना है कि वेदर द एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते नहीं करते, एडुक्वेट है नहीं है, और इफेक्टिवनेस है या नहीं है। एक तो ये चीज करने पता करनी है, साथ ही साथ हमें ये पता करना है कि एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल ऐसे लगा रखे हैं नहीं लगा रखे हैं कि अगर उसे लगता है कि पर्टिकुलर कोई लेंडर हमारे पैसा देना बंद कर देगा या रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो क्या एंटिटी पहले से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेती है या नहीं कर लेती, या जो बिल्कुल लॉस एसेट हो जाता है तब एंटिटी को पता चलता है कि अरे यार ये तो पैसा ही नहीं देगा। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है ऑडिटर शुड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ रिकवरी, जो रिकवरी का सिस्टम है। देखो हम इतना ज्यादा रिकवरी पे क्यों फोकस करें इंटरनल कंट्रोल्स में, देखो यार हमने किसी से पैसा ले रखा है, इधर इन्वेस्टर और इधर डिपॉजिटर, हमने डिपॉजिटर से या इन्वेस्टर से पैसा ले रखा है, हमने आगे दे रखा है, लेंड कर रखा है। अगर पैसा आगे लेंडर से वापिस ही नहीं आया, रिपेमेंट ही नहीं हुई, तो साइकिल ही खराब हो जाएगी पूरी। तो जो साइकिल हम चला रहे हैं कि डिपॉजिटर से पैसा ले रहे हैं 10% की इंटरेस्ट रेट पे, आगे 14% पे दे रहे हैं, हम वापस पैसा लेके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है पूरा, एनबीएफसी का जो वर्किंग मॉडल है, वो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हमारा रिकवरी का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर अकाउंट, पर्टिकुलर आइटम जो है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट है जिसको हमने पैसा दे रखा है, जो लेंडर है उससे हमें ढंग से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें टाइम टू टाइम पता रहना चाहिए। डन है इतना? सो चलो, सो इफेक्टिवनेस ऑफ रिकवरी सिस्टम एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। जैसे ही रीपेमेंट में डिले हुआ या डिफॉल्ट हो गया, वैसे ही हमें ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी से डाउटफुल में डालने, अभी से क्या बोलते हैं सब स्टैंडर्ड करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या हम इससे रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऑडिटर को इंश्योर करना है कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये भी पता करना है। फिर द एब्सेंस ऑफ पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम, एब्सेंस ऑफ पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम could result in non डिटेक्शन ऑफ स्टिकी एडवांस एट देयर वेरी इंसेप्शन। अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हुए ना, हमारा रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छा हुआ, तो हमें अलार्मिंग मिल जाएगी हाई लेवल ऑफ एनपीएस की, शुरू में ही मिल जाएगी कि अच्छा ये एनपी होने वाला है, इस टीके एडवांस है, इससे पैसा नहीं आने वाला है, तो हम डिटेक्ट कर ले। अब इस पे हम पे अपने प्रॉपर स्टेप्स लगा सकते हैं, हम अपने रिकवरी सिस्टम को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता लगने लग गया यार ये तो डिफॉल्ट कर रहा है, इसने एक बार डिफॉल्ट कर दिया, तो हम इसको पहले बता देंगे कि भाई अब अगर तुमने डिफॉल्ट करा तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है उसको हम 2% से बढ़ा देंगे, पेनल्टी चार्जेस लगा देंगे तुम पे डिफॉल्ट के।
तो ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। चलो, तीसरे पॉइंट में क्या कहता है? तीसरे पॉइंट में ऑडिटर को क्या देखना है? ऑडिटर को देखना है रजिस्ट्रेशन। ये तो बहुत इजी है, शुरू में बताया था। एक एनबीएफसी बनने के लिए उसे क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द आरबीआई। तो आप उसकी कॉपी ऑब्टेन कर लोगे, एनबीएफसी को बोलोगे अच्छा ठीक है लाओ मुझे कॉपी दे दो अपने रजिस्ट्रेशन की। और अगर कंपनी के पास कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है और वह एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है, तो उसने अप्लाई कर रखा हो आरबीआई के पास, तो उसकी कॉपी ले लो, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। क्या कर लोगे? ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। चलो जी, अब आ गया फोर्थ पॉइंट इज कंप्लायंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ढंग से पढ़ना। 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप अपने नोटबुक में या बुक में या नोट्स जब आपने प्रिंट करा लिए हो, इसको आप 4 स्टार मार्क कर लेना पहले ही। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है डायरेक्शन? ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एक एनबीएफसी के लिए ना आरबीआई कहता है कि आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो ना, आप जो कर रहे हो डिपॉजिट एक्सेप्ट, जो आपका वर्किंग मॉडल का इधर वाला पार्ट है जहां पैसा आता है, वो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, वो आप उतना ही एक्सेप्ट कर सकते हो जितना आपकी लिमिट है। एक लिमिट में ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप एक लिमिट में, सीलिंग ऑफ क्वांटम, इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं लिमिट। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो एक लिमिट में। आप डिपॉजिट एक लिमिट में ही एक्सेप्ट करोगे, ज्यादा नहीं कर लोगे। ऐसे नहीं कि दुनिया भर के आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं। और वो लिमिट पता कैसे चलेगी? वो लिमिट डायरेक्टली रिलेट करेगी आपकी क्रेडिट रेटिंग से। आपको अप्रूव्ड क्रेडिट एजेंसी से आपको क्या लेनी पड़ेगी? आपको अप्रूव्ड क्रेडिट एजेंसी से क्या लेनी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग्स। आपको अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या लेनी पड़ेगी? क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। और डिपेंडिंग ऑन दैट क्रेडिट रेटिंग आपको पता चलेगा कि आपकी क्वांटम क्या है, आपकी लिमिट कितनी है, कि किस लिमिट में आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। वो क्रेडिट रेटिंग के लिए देखो, आपने ना कंपनी को अप्लाई करा होगा, आपने क्या अप्रूव्ड क्रेडिट एजेंसी जैसे मूडीज है, ठीक है, आपने इनको क्या करा होगा, जैसे फिच है, आपने क्या कर रखा, इनको क्या बोल रखा, आपने इनको बोला कि हमें क्रेडिट रेटिंग करके दे दो हमारी कंपनी की, सो डेट कि हम एक लिमिट पता कर ले हमें अपनी, और हम आरबीआई को बता दें ये हमारी लिमिट है, इसमें हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। तो उस क्रेडिट रेटिंग की कॉपी आप ले लोगे मैनेजमेंट से। यू विल ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। और आप ये चेक करोगे कि क्या कंपनी उस क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग जो लिमिट है ना, उसकी क्वांटम है, उसी अकॉर्डिंग वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, वेदर द डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड विद इन द लिमिट्स और नॉट। आप ये चीज चेक करोगे। ठीक है जी। फिर इन केस ऑफ अ चेंज इन क्रेडिट रेटिंग, अब देखो यार क्रेडिट रेटिंग बढ़ती गिरती भी तो रहती है ना। अब डिफॉल्ट कर दिया एनबीएफसी ने पेमेंट्स में, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग धीरे धीरे क्या घट जाएगी। एनबीएफसी में एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्रेडिट रेटिंग घट जाएगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। क्या हो सकता है? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो क्या वो जो रिवीजन हुआ है उसकी क्रेडिट रेटिंग में, जो क्रेडिट रेटिंग में रिवीजन हुआ है ना, उस क्रेडिट रेटिंग के रिवीजन के बेसिस पे कंपनी ने, एनबीएफसी ने अपने डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करा है, अपने डिपॉजिट्स को भी रिवाइज करा है या नहीं करा, ये आपको पता करना है। क्या करना है? आपको पता करना है कि बेस्ड ऑन द रिवाइज क्रेडिट रेटिंग एनबीएफसी ने अपने जो डिपॉजिट्स है ना उसको रिवाइज करा है या नहीं करा है। तो क्या कहता है? इन केस ऑफ अ चेंज इन क्रेडिट रेटिंग एग्जामिन वेदर द एनबीएफसी इंक्रीज या डिक्रीज करा है उसने अपने डिपॉजिट्स को एज पर द रिवाइज क्रेडिट रेटिंग, एंड इन्फॉर्म द सेम टू द आरबीआई। आरबीआई को बताना भी पड़ेगा, अच्छा ठीक है यार ये हो गया, अब हमने इस बेसिस पे अपनी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे हमने डिपॉजिट्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। इन केस ऑफ अ डाउनग्रेडिंग, देखो प्रॉब्लम कहाँ है। अब यार एनबीएफसी की अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो एनबीएफसी को तो और डिपॉजिट के लिए वो होगी, लिमिट बढ़ गई उसकी, तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपका जब क्रेडिट रेटिंग गिरेगी, जिसको क्या कहते हैं डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, यहां पे नॉन कंप्लायंस होने के ज्यादा चांसेस है। तो इन केस ऑफ अ डाउनग्रेड क्रेडिट रेटिंग ना, एनबी आरबीआई ने बोला कि आप हमें रीजनल, हमारे रीजनल ऑफिस में ना आप बिल्कुल पोजीशन बताओगे, रिपोर्ट दोगे विद इन द 15 दिन, जैसी आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरी
क्रेडिट रेटिंग गिरने के 15 दिन के अंदर आपको हमारे रीजनल ऑफिस में रिटर्न एप्लीकेशन, रिटर्न फॉर्मेट में आपको रिटर्न पेश करनी पड़ेगी कि भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग पहले इतनी थी, हम इतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे, अब हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर गई है और इस बेसिस पे हमारे नए डिपॉजिट्स इतने हैं, रिवाइज डिपॉजिट्स हमारे इतने हैं। ओके, सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। क्या कहता है वो, ये कहता है कि इन केस डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई पहले से बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो एनबीएफसी को रेगुलराइज करने पड़ेंगे अपने एक्सेस डिपॉजिट्स को, अपने एक्सेस डिपॉजिट जो भी है ना एनबीएफसी को, वो क्या करने पड़ेंगे, रेगुलराइज करने पड़ेंगे इन सच अ मैनर कि वो क्या करेगी, एक तो नए वाले डिपॉजिट्स कोई भी आया, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी की डाउनग्रेडिंग होगी बिलो द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ग्रेड जो मिनिमम है उसे गिरी, अब मैं एनबीएफसी पे गया, अरे एनबीएफसी मेरे को ना मेरे डिपॉजिट्स आप रख लो, तो मुझे एनबीएफसी क्या बोलेगी, नहीं नहीं भैया नहीं, अब नहीं लेंगे हम, अभी हम पे कंप्लायंस, अभी हमारे पास जो हमें रेगुलराइज करने हैं अपने डिपॉजिट्स को, हम पे ये है कि हम नए फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डिपॉजिट रिन्यू हो रखा हो, रिन्यू होने के लिए आ गया हो, किसी डिपॉजिट ने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप रिन्यू कर दो मेरे डिपॉजिट को, तो उसको भी मना कर देंगे अभी के लिए, तो उसको भी बोलेंगे नहीं नहीं अभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं ना, उनको कोशिश करोगे रन ऑफ टू द मेच्योरिटी, उनको खत्म करने की, उनको मैच्योर करने की कोशिश करोगे आप, और आपको 15 दिन के अंदर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को तो आपको रिटर्न फॉर्मेट में रिपोर्ट देनी ही देनी पड़ेगी। रिटर्न फॉर्मेट में क्या देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी रिपोर्ट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर कुछ पॉइंटर्स हैं। क्या पॉइंटर्स हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो एनबीएफसी ना अपने डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट देती है, या लेंडर से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, या जो एजेंट्स को कमीशन और ब्रोकरेज देती है, वो ढंग से कैलकुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड ब्रोकरेज कैलकुलेशन बाय एनबीएफसी, असरटेन करना है कि इंटरेस्ट टाइमली पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं पे कर रहा हो रेगुलेशन से, ऐसा तो नहीं है कि जो रेगुलेशन कहती है मुझसे ज्यादा पे कर रहे हैं। फिर क्या एनबीएफसी रिटर्न फॉर्म, देखो क्या होता है, आप जब बैंक में जाते हो ना तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट, आपको कोई भी एफडी करानी है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट आप बैंक से लोगे, रिटर्न फॉर्मेट, अब तो ऑनलाइन होने लग गया, लेकिन एक प्रॉपर आपको एक लेटर मिलेगा, एक फॉर्मेट में रिटर्न मिलेगा, आपको उसमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जब आप डिटेल्स भर दोगे तब आप बैंक के ऑफिशियल्स को दोगे और बैंक आपका एफडी खोल देगा। तो इसी तरीके से एनबीएफसी के अंदर भी एक पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, नाम डालोगे, डेट डालोगे, अमाउंट डालोगे, ठीक है, कौन से बैंक से आपको लेना है, अगर कैश देना तो कैश है, बैंक के चेक दे रहे हो तो उसकी डिटेल्स डालोगे, अपना नाम डालोगे, एक यूनिक आईडी मिलेगी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है ऐसे एनबीएफसी के अंदर डिपॉजिटर नंबर होता है, तो वो सारी डिटेल्स आप उस फॉर्मेट के अंदर पुट करोगे, तब आप एनबीएफसी के ऑफिशियल जो भी पर्सन होगा, कंसर्न पर्सन होगा, उसको दोगे, तब जाके वो आपका अकाउंट ओपन करेगा और पैसा डाल देगा। तो इसी तरीके से आप चेक करोगे कि एक रिटर्न एप्लीकेशन आपको मिली है या नहीं मिली है, रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म मिला होना चाहिए, उसको प्रॉपरली फॉर्म को फिल करेगा डिपॉजिटर, तब जाके आप रिन्यू एक्सेप्ट करोगे डिपॉजिट्स को, ओनली देन यू विल गोइंग टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू द डिपॉजिट्स। फिर एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है वेरीफाई द डिपॉजिट रजिस्टर, जैसे सारे मेंबर का रजिस्टर होता है, इस तरीके से डिपॉजिटर का भी उन्हें एक पूरा फॉर्मेट में रजिस्टर बना रखा हो, तो वहां से आप टेस्ट चेक कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर को कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रखी नहीं हो रखी, कि इस दिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करा था, इस दिन मेच्योरिटी है, इतना पैसा रखा, इतना इंटरेस्ट रेट है, इतना ड्यूरेशन है, सब चीज आप ढंग से रिकॉर्ड करोगे। इंश्योर करना है आपको रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट विद इन द ड्यू डेट, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की मेच्योरिटी आ गई है लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं करी है, तो ये डिफॉल्ट है, तो आपको ये चेक करना ऑडिटर को कि सारी रीपेमेंट्स विद इन द ड्यू डेट हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। फिर देखो, ये ना आपको आगे भी अभी पढ़ने के लिए मिलेगा, अगर कोई ऐसी एनबीएफसी है जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, तो हम चेक कर लेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन कि प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रखा है या नहीं हो रखा है, उस एनबीएफसी के बोर्ड्स ने प्रॉपर रेजोल्यूशन पास कर रखा है नहीं हो रखा है, कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिपॉजिट। साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे, अच्छा रेजोल्यूशन पास हो रखा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिपॉजिट, क्या फिर भी तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, क्या फिर भी तो ये एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम ये चीज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, उसके बाद हमें चेक कर रहे हैं कि जितनी भी टाइमली रिटर्न्स है, जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो सारे टाइमली बेसिस पे, एनुअल रिटर्न सारे टाइमली बेसिस पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये था आपका डिपॉजिट, मैंने आपको कहा था ना 10 मिनट लगेगी, देखो अभी बचे हैं हमारे पास 30 सेकेंड्स, तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है डिपॉजिट, आप डिपॉजिट से रिगार्डिंग क्या क्या ऑडिटर को चेक करना है, डिपॉजिटर के अकॉर्डिंग, डिपॉजिटर को जब चेक कर रहे हैं तो ऑडिटर को क्या क्या चीज चेक करनी है, वो ऐसी है कि
एक एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी बेस्ड ऑन द लिमिट क्वांटम ऑफ सीलिंग जो लिंक होगी उसके क्रेडिट रेटिंग से। क्रेडिट रेटिंग कौन देगी? एक अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे मूडीज, जैसे फिच। ठीक है। साथ ही साथ अगर रिवीजन हो रहा है क्रेडिट रेटिंग के अंदर, अच्छा, क्रेडिट रेटिंग की हमें कॉपी भी लेनी है, ये चेक करना है, और ये चेक करना है कि वो लिमिट के अंदर कर रही है नहीं कर रही है। अगर रिवीजन हो रहा है क्रेडिट रेटिंग में, तो आप रिवीजन करोगे अपने डिपॉजिट में। बढ़ रही है तो डिपॉजिट की लिमिट बढ़ रही है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, घट रही है तो उसको कम करना पड़ेगा डिपॉजिट को। इन केस डाउनग्रेडिंग हो रहा है आपके क्रेडिट रेटिंग में बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग लिस्ट, मिनिमम जो है, तो आपको अपने डिपॉजिट्स को क्या करना पड़ेगा? रेगुलराइज करना पड़ेगा, और 15 दिन के अंदर आरबीआई के ऑफिशियल जो रीजनल ऑफिस के अंदर आपको रिटर्न फाइल, रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। नए डिपॉजिट आप लोगे नहीं, रिन्यू आप करोगे नहीं, और जो पुराने भी हैं उनको रन ऑफ टू द मेच्योरिटी करोगे। रन ऑफ टू द मेच्योरिटी याद रख। फिर आप क्या चेक कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रही है नहीं हो रही है एज पर द आरबीआई के रेगुलेशन। प्रॉपर ब्रोकेज पे हो रहा है नहीं हो रहा है एज पर द आरबीआई रेगुलेशन। क्या जो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम डिपॉजिट, जो रिन्यू कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्मेट में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ डिपॉजिट रजिस्टर चेक कर सकते हो, आप उनके पर्टिकुलर चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि रीपेमेंट डिपॉजिट्स को टाइमली बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नॉन एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन प्रॉपर पास हो रखा है नहीं हो रखा है, और अगर हो रखा है तो फिर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है। फिर आप क्या चेक कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो एनुअल रिटर्न, जो कंप्लायंस है आरबीआई का कहा हुआ, वो टाइमली बेसिस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो जी, तो हमारा ये डिपॉजिट रिलेटेड हो गया। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रूडेंशियल नॉर्म्स, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। उसी तरीके से कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स हम फिर से पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हमें कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ने, देखो बहुत ईजी है, बस आप सुन लो एक बार फटाफट से, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर क्या क्या था? देखो हमने क्या क्या पढ़ा, आप फटाफट से रिकॉल करो। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर एक एनबीएफसी को क्या क्या फॉलो करना है। एक एनबीएफसी को इनकम रिकॉग्निशन मेथड फॉलो करना है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वही कर लो, एनपी के केस में रियलाइजेशन कर लो। मिनिमम कैपिटल रेशियो मेंटेन करना है, 10 12 15 वाला। 12 किसके लिए? गोल्ड लोन वाले, मुथूट फाइनेंस के लिए। ऐसी एनबीएफसी जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स नहीं है, उनके लिए 10 है, बाकी सबके लिए 15 है। एसेट क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, और क्या बोलते हैं आपका लॉस एसेट, उसमें क्लासिफिकेशन प्रॉपर हो रखा है नहीं हो रखा है एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फिर प्रोविजनिंग ढंग से हो रखी है नहीं हो रखी है, हमें ये भी चेक करना है। फिर एक अच्छी चीज है, एक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहता है यहाँ पे? ये कहता है कि कोई भी एनबीएफसी, अगर फॉर एग्जांपल एक एनबीएफसी एक्सवाइजेड, इसके मार्केट में शेयर्स हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए होल्ड करते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ एक्सवाइजेड। अब मिस्टर ए एनबीएफसी के पास है कि मुझे ना लोन दे दो, मुझे लोन दे दो। तो एनबीएफसी ने बोला अच्छा ठीक है लोन दे देंगे, कुछ सिक्योरिटी पे तो रख। तो मिस्टर ए ने बोला आप यही शेयर सिक्योरिटी पे रख लो, एज अ सिक्योरिटी आप इन्हीं शेयर्स को रख लो। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती एज अ सिक्योरिटी अपने ही शेयर इन अगेंस्ट ऑफ लोन। प्रोहिबिशन फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट ओन शेयर्स। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन डिपॉजिटरी पेमेंट्स। अगर मिस्टर ए ने, अब यहाँ पे कोई केस बना लेते हैं, मिस्टर ए ने ना फॉर एग्जांपल शेयर्स का नहीं मामला, मिस्टर ए ना पहले से बिजनेस करता है, पहले से एक्सवाईजेड ने ना मिस्टर ए को पहले भी लोन दे रखा है, और मिस्टर ए ना डिफॉल्टी है, टाइमली पैसा नहीं देते मिस्टर ए। तो ऐसे केस में एक्सवाईजेड कोशिश करेगी कि मैं दोबारा से इसको लोन ना प्रोवाइड करूं। इन केस कोई लोन से एडवांसेस हम किसी पर्सन को दे रखे और वो पहले से उसने डिपॉजिट में डिपॉजिट्स को लौटाने के अंदर, लेंडिंग को बोरो, जो उसने फंड्स बोरो करे तो उसको देने में उसने क्या करता, डिफॉल्ट करा था। तो ऐसे वाले लोगों को हम कोशिश करेंगे हम आगे लोन एंड एडवांसेस फर्दर प्रोवाइड ना करें। फिर इंश्योर करना है कि बोर्ड ने ना, इंश्योर करना है हमें कि बोर्ड ने ना प्रॉपर फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी बना रखी है। देखो याद करो हमने बिजनेस पॉलिसी पढ़ी थी ना, तो वही चीज की बात है यहाँ पे। बोर्ड ने प्रॉपर फ्रेम कर रखा हो, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेम भी कर रखा और इम्प्लीमेंट कर रखे हो प्रॉपर पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रांटिंग एंड इंटेंडिंग टू ग्रांट डिमांड एंड कॉल लॉस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिमांड एंड कॉल लॉस। इस पे ना क्या बोलते हैं, कारों के अंदर भी पूरा पॉइंट है। क्या होता है डिमांड एंड कॉल लॉस? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को लोन दिया,
तो इसमें ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, बस यही है, जैसी एनबीएफसी उस पर्सन को बोलेगी ना मुझे रीपे कर दो, उसको करना पड़ेगा, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो अगर इस तरीके के लोन एनबीएफसी देती है ना, तो इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज को फ्रेम करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम इंश्योर कर लेंगे। प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रखा है नहीं हो रखा है एडवांसेस का, प्रोविजनिंग हो रखी है नहीं हो रखी है एज पर द आरबीआई डायरेक्शन। अनरियलाइज इनकम हैव नॉट बीन क्रेडिटेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ एनपीए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इनकम रिकॉग्निशन वाली बात है दोबारा से। और देखना है कि एनपीए से होने वाली रिकवरी का जो मेथड है, वेदर एनी पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। एनपीए से आने वाली जो एनपीए हो चुका है उससे रिकवरी का जब हम प्रोसेस कर रहे थे, क्या उससे कोई पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सो आज वाली क्लास में हम इतना ही करते। नेक्स्ट क्लास में देखो अब हमारे पास बचा कितना, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हमारे पास एक बचा है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के कुछ क्लासिफिकेशन है, 7 क्लासिफिकेशन, बहुत छोटा सा बहुत पढ़ना है हमें। ऑडिट चेकलिस्ट, कुछ चीजें हमें चेक करनी है ऑडिट को करते हुए। एक कंप्लायंस ऑफ एनबीएफसी, अब ऑडिटर ने पूरा ऑडिट कर लिया तो उसे ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। मेन अब हमारे पास यही है मेन जो। फिर एक पेज छोटा सा है कि इंडेस कब लगते हैं एनबीएफसी के ऊपर, और बेसिक इंडेस, जो इंडेस वाली कंपनी है ना, डिवीजन 2 अदर देन एनबीएफसी, और डिवीजन 3 होता है एनबीएफसी के लिए इंडेस, तो उसमें क्या फर्क है, नॉर्मल इंडेस वाली बैलेंस शीट और एनबीएफसी वाली बैलेंस शीट में क्या फर्क है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अब जो जाके हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज कंप्लायंस विद एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक ऑडिटर्स रिपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट हमें उससे कंप्लायंस करना है, जो 2 पेज का है। बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको 2 पेज में कंसाइज कर रखा है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ना, देखो आप कभी भी नोट करना एग्जाम के अंदर ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, स्पेशल ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन आपका 4 से 5 मार्क के ऊपर का नहीं आएगा। ऑल दो बुक के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करोगे ना, तो 4 मार्क के लिए आप इतना बड़ा आंसर कभी इंस्टीट्यूट में जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे आंसर लिखोगे ना, तो आप कभी भी ना इतना बड़ा आंसर लिख ही नहीं पाओगे 4 मार्क के लिए, अगर आप इंस्टीट्यूट को बिल्कुल हार्डली, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ आप रट भी नहीं पाओगे। आपको पढ़ना तो है ही, साथ साथ आपको ये भी तो देखना है कि आपको आंसर प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर जाके, तो आपको उस चीज को भी फोकस करना है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग आंसर को बना रखा है, अगर कुछ भी आया तो आपका मिस नहीं होगा। आई एश्योर यू कि आप ऑलमोस्ट, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 तो एटलीस्ट अचीव करोगे ही करोगे। ओके, तो हमारे पास ये टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में। तो मैं कोशिश करूंगा, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, हम क्लासिफिकेशन पहले पूरा पढ़ लेंगे, चेकलिस्ट पढ़ लेंगे, हम इसके साथ ना ऑडिट रिपोर्ट वाले पॉइंट को छोड़ के पहले एप्लीकेबिलिटी इंडेक्स और डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी और का इंडेक्स, इंडेक्स एनबीएफसी प्लस इंडेक्स अदर देन एनबीएफसी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, हमने रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन पढ़ ली, प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ ली, एसेट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर हमने डेफिनेशन पढ़ ली। आज हमने क्या पढ़ा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एसेट क्लासिफिकेशन होती है, प्रोविजनिंग होती है, फिर बीइंग एन ऑडिटर और डायरेक्ट और डिपॉजिट डायरेक्शंस होती हैं। ये ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट था। हम क्या ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे एनबीएफसी की, एनबीएफसी का बिजनेस क्या है, एमओए एओए पढ़ के, साथ साथ बिजनेस पॉलिसीज को देख के हम देख लेंगे कि टाइप ऑफ बिजनेस किस कंपनी के टाइप ऑफ बिजनेस में है, साथ साथ हम मिनट्स पढ़ लेंगे मैनेजमेंट बोर्ड के, और होल्ड कर लेंगे डिस्कशन विद टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उनके बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजीज जान लेंगे, ताकि एक बिगर पिक्चर मिल सके हमें कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। हम इंटरनल कंट्रोल देख लेंगे, इफेक्टिव है, एडुकेट है, और एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, रिकवरी सिस्टम कैसा, अलार्मिंग सिस्टम है नहीं है कि अगर एनपीओ होने वाला है तो हमें पहले से पता चल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेंगे, अगर नहीं है तो एप्लीकेशन की कॉपी ले लेंगे। डिपॉजिटर के डायरेक्शन क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग हो रखी है नहीं हो रखी है, वो पूरी कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही, ये चेक कर लेंगे। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म चेक कर लेंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म वही इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, वही सारी चीजें दोबारा चेक कर लेंगे। ऐसा कोई एनपीए तो नहीं, एनपीए से रिकवरी हो रखी है तो वो प्रॉपर ढंग से अकाउंट हो रखी है नहीं हो रखी है, रियलाइजेशन बेसिस पे है नहीं है, अगर एसेट क्लासिफिकेशन पे प्रॉपर प्रोविजनिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी क्या बोलते हैं अपनी ही शेयर की सिक्योरिटी रख के किसी को लोन दे रही है, या किसी ने डिफॉल्ट कर रखा है तो ऐसी वाली कंपनीज को वो लोन दे रही है, तो हमें ये चीजें भी चेक करनी है। क्लासिफिकेशन हम आने वाली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत जल्दी आपको वो क्लास मिल जाएगी। सो टिल देन गुड बाय, और आपको आई होप क्लासेस समझ में आ रही होंगी, यू लाइक द वीडियोस एज वेल एज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, और इससे पहले जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं वो सारे नोट्स भी टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को मिल जाएंगे। सो टिल देन गुड बाय, एंड आई होप, रियली होप दैट यू आर लाइकिंग वीडियो।
बहुत सारी वीडियोस ऑलमोस्ट ये फाइनल का ऑडिट एंड एश्योरेंस का मैं सारी चीजों पे वीडियोस आपके लिए साथ यूट्यूब पे ला दूंगा, आपको कोई भी सिंगल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो टिल देन गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।